स्वागत है आपका विनोद अग्निहोत्री जी नई परख पर। एक बार फिर विवादों की कमी नहीं थी इस देश की राजनीति में, और एक नया विवाद और जुड़ गया। और वो विवाद असल में जहां से आया है वो जगह ही दरअसल विवादों का बहुत बड़ा स्रोत रही है। वो है अयोध्या और उसका रामलला का मंदिर। विवादों, झगड़ों, राजनीतिक आंदोलनों, सांप्रदायिकता, हिंसा, इन तमाम जरियों से, अराजकता, इन तमाम जरियों से ये मंदिर बना। और जब मंदिर बन गया और उसमें श्रद्धालु जाने लगे और बड़े पैमाने पर जाने लगे, उसके बाद वहां एक ऐसा घोटाला फूटा जिसका पहले किसी को अंदाजा नहीं था। दान पात्र में 200 करोड़ के आसपास का या उससे भी ज्यादा का घोटाला। और इस घोटाले को कोई वामपंथियों ने या सेकुलरवादियों ने या भाजपा के विरोधियों ने नहीं फोड़ा। इसकी पोल खोली भारतीय जनता पार्टी के भीतर के लोगों ने, इसकी पोल खोली अयोध्या के लोगों ने, इसकी पोल खोली उन लोगों ने जो हिंदुत्व की इस राजनीति में महत्वपूर्ण स्थानों पर बैठे हुए हैं। और अब पहली नजर में यह लग रहा है कि पूरी कोशिश हो रही है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट, ये सारी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इसकी लीपापोती कर दी जाए। विनोद जी, पहले तो मैं आपसे आग्रह ये करूंगा कि आप जरा इस विवाद की थोड़ी सी नक्शा नवीसी कर दीजिए संक्षेप में नई परख के दर्शकों के लिए, ताकि स्पष्ट हो जाए कि दरअसल ये विवाद है क्या। और उसके बाद में फिर इसकी जो राजनीतिक परतें हैं वो हम लोग उनको उठाएंगे। जी देखिए अभय जी, आपने पहले ही जैसे अपने संबोधन में कहा कि ये राम मंदिर के पहले भी ये पूरा स्थल जो है बहुत ही विवादित रहा। और लगातार कोर्ट कचहरी, मुकदमे, राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति, सब कुछ मतलब जो है यहाँ से जुड़े रहे इसको लेकर के। लेकिन चलिए 2020 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस मंदिर के पक्ष में फैसला आया, तो लगा कि अब विवाद पटाक्षेप हो गया, अब एक मंदिर बन जाएगा और मंदिर के बाद अपना हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। तो मामला जैसे तमाम सारे तीर्थ है वैसे धाम है, वैसे भी एक नए तीर्थ के रूप में विकसित होगा। और बड़े जोर शोर से इसका लोकार्पण भी हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं किया। आपको याद होगा 2024 की जनवरी में ये इसका लोकार्पण हुआ था और उम्मीद भी थी कि इससे काफी जो है राजनीतिक लाभ भी होगा। खैर वो तो उतना नहीं हुआ जितनी उम्मीद थी। अयोध्या की सीट भी सब भाजपा हार गई, लेकिन वो अलग विषय है। हुआ ये कि जब ये मंदिर सबसे, देखिए ये कोई पहली बार ऐसा सामने नहीं आया। आप याद करिए जिस वक्त मंदिर का निर्माण चल रहा था उस समय आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लखनऊ में और बाहर दिल्ली में उन्होंने एक पूरा आरोप लगाया था जमीन को लेकर के, भूमि घोटाले का, कि साहब 2 करोड़ 90 लाख की जमीन जो है खरीदी गई और उसके बाद 18 करोड़ में ट्रस्ट को बेची गई। और कितनी जल्दी जो है फटाफट 8-15-20 घंटे के अंदर सारा जो है काम हो गया। ये उन्होंने तमाम दस्तावेज देकर के लगाया था और बड़ा उस वक्त हल्ला मचा था, बड़ा बवाल मचा था और इसको लेकर सफाई भी आई थी। और उसके बाद फिर वो जांच हुई, ये हुआ और जांच के नाम पर लीपापोती हुई और मामला वो टाइम फिक्स हो गया। अब ये मसला जो है, ये कुछ दिन पहले, सबसे पहले एक भाजपा के स्थानीय नेता रजनीश, उनका नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ, सर रजनीश सिंह है, रजनीश मिश्र, हाँ रजनीश मिश्र जी है। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री कार्यालय को। उसमें उन्होंने इस तरह का आरोप लगाया कि इसमें जो है जो दान आता है, जो चढ़ावा आता है, जो दान पेटियों में जो श्रद्धालु पैसे डालते हैं या और तरह का जो भी दान आता है उसमें गड़बड़ झला हो रहा है। फिर वहां के जो पूर्व विधायक हैं पवन पांडे, उन्होंने इसकी को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पवन पांडे ने, क्योंकि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें रजनीश मिश्र की चिट्ठी का भी हवाला हुआ। उसके बाद अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने 7 करोड़ रुपए की बात हुई कि 7 करोड़ का इस तरह का कुछ गड़बड़ हुआ है, तो उसको पूरी तरह से उसको खारिज कर दिया गया। और अखिलेश यादव पे तमाम तरह की टीपा टिप्पणियां हुई और आरोप लगे और कई मतलब घटिया तरीके से जो है उनके परिवार को भी घसीटा गया। उनकी बेटी को लेकर तमाम तरह की टिप्पणियां की गई सोशल मीडिया पर, और एक तरह से कोशिश ये हुई कि इस मामले को यही दबा दिया जाए। लेकिन फिर वो
एक उनके जो ऑडिटर थे, उनका मैं नाम क्या बोल रहा हूँ, महिपाल सिंह या कुछ ऐसे ही नाम है एक जी। उनके, वो जिनको हटा दिया गया था, वो सामने आ गए। उन्होंने कहा साहब हमने तो 2-3 साल पहले ही इसका इशारा किया था, ऑडिट में गड़बड़ी मिली थी, तो जब मैंने इसकी जानकारी दी तो मुझको जो है हटा दिया गया, मुझे मुझसे काम ले लिया गया। फिर जो उसके ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, जो महंत नृत्य गोपाल दास जी, जो अयोध्या आंदोलन से, राम मंदिर आंदोलन से महंत परम रामचंद्र परमहंस के बाद दूसरे नंबर के अगुआ संत थे, और उसके बाद इस समय सबसे जिसको माना जाता है शीर्षस्थ संत है इस पूरे आंदोलन के। उनके जो, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, तो उनके जो उत्तराधिकारी हैं, उनका मैं इसमें नाम थोड़ा भूल रहा हूँ, उनके जो उत्तराधिकारी हैं वो भी एक संत हैं। उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि सब चोर हैं, किसको कहा जाए, यहाँ तो कौन दूध का धुला है, और बड़ा एक खींच भरा उनका बयान था। ऐसा लगता था जैसे बेचारे बड़े दुखी हैं सब साधुओं से, उन्होंने ये भी और कहा सब कि जो लोग भ्रष्ट हैं। साइकिल पे चलते थे उनके पास 10-10 कारें हाँ, हैं। जो साइकिल पे चलते हैं उनके पास 10 कारें हैं, जो जिनका, और उस तरह का बयान आया। फिर सबसे चौंकाने वाला बयान आया भाई जी ब्रजभूषण शरण सिंह का, हम्म। जो सांसद हैं, रहे हैं उस इलाके के, और बड़े बाहुबली सांसद हैं, जिनका पहलवानों वाला विवाद हम लोग देख चुके हैं। वो, उनका बयान आया कि मैं मुंह खोलूंगा तो मुझे डर लगता है, मतलब ब्रजभूषण शरण सिंह को डर लगता है, तो ये तो अपने आप में, और वो बहुत बड़े लोग हैं जो इसमें शामिल हैं, और जिसने अगर मैंने सच बोल दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मुझे बड़ा डर लगता है। इस बयान ने और इस मामले उसने सनसनीखेज बनाया। और उसके बाद तो फिर झड़ी लग गई। एक संतोष दुबे करके एक कार सेवक है, जिन्होंने कार सेवा में बाकायदा गोलियां खाई थी और जेल गए थे, रासुका लगा था उनके ऊपर, और उनका घर भी गिराया गया था, वो खुल के सामने आ गया। उन्होंने तो बाकायदा अब इंटरव्यू में सबके नाम ले लिए, मतलब कोई ऐसा नाम जो ट्रस्ट के करता धरता लोग हैं, उनका सबका नाम लेके तब उसके साथ उन्होंने पूरा जो है आरोप लगाया। ये जब मामला इतना गर्म, अयोध्या के लोगों ने मेरे ख्याल से एफआईआर की एप्लीकेशन लेके थाने भी पहुंच गए। एफआईआर तो हुई नहीं, तो एफआईआर की तो 3 एप्लीकेशन है। हाँ। एफआईआर की थी, एक तो संतोष दुबे एफआईआर के लिए अड़े हुए हैं, इसके अलावा एक ये युवक कांग्रेस के शुक्ला जी हैं, वहां के क्षेत्र के, उन्होंने एफआईआर की तहरीर दी है, और एक 3 लोगों ने थाने में तहरीर दी, लेकिन एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है। जब सारा मामला और अखबारों में जब छपने लगा, जब स्थानीय अखबारों में और प्रदेश के अखबारों में मामला छपने लगा, और पीएमओ ने इसका संज्ञान लिया, फिर नृपेंद्र मिश्रा जी को भेजा गया, फिर ट्रस्ट ने जो है अनुरोध किया। देखिए, ट्रस्ट ने एफआईआर नहीं दर्ज कराई। जब ट्रस्ट पर, भाई मान लीजिए अगर ट्रस्ट पाक साफ है, उसके पदाधिकारी पाक साफ है, तो अगर कोई कर्मचारी गड़बड़ कर रहा है तो उसका तरीका है, आप इंटरनल जांच कर लीजिए, जाके पुलिस में कंप्लेंट कर दीजिए, और कहिए कि इस आदमी ने चोरी की है, इसने गड़बड़ किया है। लेकिन ट्रस्ट ने क्या किया, ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि इसकी जांच के लिए कोई एसआईटी गठित की जाए, और तब एक एसआईटी गठित हुई 3 अधिकारियों की, वो जांच कर रही है। अब देखिए, अभी तक बिना एफआईआर के एसआईटी जांच कर रही है। आमतौर पर जांच की प्रक्रिया का सीधा था भाई जी, है नहीं, मुझे लगा आपका आपका मैंने पॉज कर नहीं दिया। हमारा तो चल, आप एकदम ब्लैंक हो गया था। अच्छा ठीक है, अब आप आगे बोलिए। आप बोल तो रहे थे मैं, कि जब तो कोई एसआईटी की प्रक्रिया चल रही है लेकिन एफआईआर नहीं हुई। जी। एफआईआर अभी तक नहीं हुई है। ये अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला तथ्य है कि एफआईआर का मतलब ही ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी प्रथम दृष्टया जो है सूचना, सीबीआई भी करती है, पी दर्ज करती है, उसके बाद एफआईआर करती है जांच करके। बिल्कुल। तो भाई, तो अगर कोई दाल में काला नहीं है तो एसआईटी क्यों गठित हुई? प्रधानमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया, नृपेंद्र मिश्रा जी जो ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं वो आगे आ गए। अब नृपेंद्र मिश्रा जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं एसआईटी जो है जाएगी मुख्यमंत्री जी से, उनका मार्गदर्शन लेगी, उनका आशीर्वाद लेगी। अब ये तो मतलब ऐसा जैसे कोई मंदिर में दर्शन करने जा रहे हो कि आशीर्वाद लेंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री जी एक सन्यासी हैं, उनका आशीर्वाद देने की बात समझ में आती है, लेकिन मार्गदर्शन, देखिए अभी तक हम लोग भी इतने समय से देख रहे हैं, तमाम सारे मामलों में एसआईटी गठित होती है या कोई भी एजेंसी जांच करती है, तो अपनी जांच करके अपनी रिपोर्ट सरकार को दे देती है। वो सरकार के मुखिया के पास जाके मार्गदर्शन थोड़ी देती है। क्या वो ये पूछेगी किस उसमें जो है जांच की जाए? तो ये
चीजें बहुत ऐसी हैं जो कई बार शंकाएं प्रकट करती हैं, शंकाओं को, सवालों को बल देती हैं। और ये मामला ऐसा है, इतना संवेदनशील है, क्योंकि राम मंदिर को लेकर के इस देश में इतना जबरदस्त आंदोलन हुआ, इतना सामाजिक और राजनीतिक सारा क्या कहते हैं, उससे राजनीति प्रभावित रही, समाज प्रभावित हुआ, तमाम जगह जगह सांप्रदायिक घटनाएं भी हुई, सब हुआ। और लंबे समय तक इस देश की राजनीति पर राम मंदिर आंदोलन का प्रभाव पड़ा और हिंदू समाज को एकदम आंदोलित कर दिया गया, उद्वेलित कर दिया गया, और वो मंदिर बना। अब मंदिर के लिए अभय जी बड़ी संख्या में लोगों ने दिल खोल करके दान दिया, पैसे दिए। और सिर्फ अभी नहीं, जब अडवाणी जी रथ यात्रा लेके निकले थे 1990 में, अडवाणी जी जब निकले थे, उस वक्त जब उन्होंने भारत गुजरात सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा की थी, उस वक्त कितना मतलब जो है लोगों ने, औरतों ने अपने जेवर, पैसे, जो भी जिसके पास था, दुकानदारों ने, व्यापारियों ने सोने के मुकुट, चांदी के छत्र, गदा, ये वो जाने क्या क्या दिया था। उसके बाद जब रामशिलाएं आई पूरे देश भर से, तो रामशिलाओं में बता रहे थे अयोध्या आंदोलन के जुड़े हुए कोई सज्जन कि रामशिलाएं, एक तो वो जो ईंटें जो होती है मिट्टी वाली, वो तो आई, चांदी और सोने से मढ़ी हुई ईंटें भी आई, चांदी सोने की ईंटें भी आई, वो सब आई, तो वो सब राम मंदिर के नाम पर आया। अब उसका कोई हिसाब किताब पारदर्शिता से, सार्वजनिक रूप से आज तक जनता के सामने नहीं किया गया कि भाई टोटल इतना हुआ अडवाणी जी की रथ यात्रा में, इतना रामशिलाओं में हुआ, इतना जब मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तब आया, इतना, और ये उसका जो एक सीधा आय व्यय का सिस्टम होता है। अब वो, अब हो सकता है भाई ट्रस्ट, अब ट्रस्ट तो बना बाद में, ट्रस्ट तो अभी बना है, ये तो मैं पहले का बता रहा हूँ, ट्रस्ट बनने से पहले। तो ये सारी चीजें जो है बहुत सवालों को जन्म देती हैं। आप कल्पना कीजिए अगर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार होती, समाजवादी पार्टी, और केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती, और मान लीजिए मंदिर बन चुका होता और मंदिर में ये घटना होती इस तरह की, तो आज संघ परिवार का क्या प्रतिक्रिया होती? आज तो सारा आरोप लग रहा होता कि भाई ये विधर्मी सरकारें, हिंदू विरोधी सरकारें, और इनके राज में ऐसा हो रहा है और ये हो रहा है, इन्होंने। आप सोचिए, अब तो ट्रस्ट पर भी, पूरा ट्रस्ट भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों से प्रभावित है। पूरी तरह सरकार ने ट्रस्ट गठित किया है। उसमें है कौन कौन? उसमें नृपेंद्र मिश्रा जी हैं, जो पीएमओ में बहुत प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव रहे, प्रधान सचिव रहे। उसमें फैजाबाद अयोध्या जिले के डीएम है, जिलाधिकारी पदेन है, एक्स ऑफिशियो। उसमें एक्स ऑफिशियो मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के सलाहकार अवनीश अवस्थी जी हैं। उसमें जो पूरा ट्रस्ट का वो लिस्ट देखिए, तो सरकार के से जुड़े हुए बहुत लोग हैं उसमें, और बाकी साधु संत जो नामित है वो हैं। तो एक तरह से सरकार ये कह के, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, ये पल्ला नहीं झाड़ सकती कि भाई ये तो ट्रस्ट का मामला है, ट्रस्ट जाने, क्योंकि उसमें सदस्यों में सरकार के भी प्रतिनिधि शामिल हैं। तो ऐसे में, और ये चूंकि करोड़ों भारतीयों की आस्था का प्रतीक है, तो ऐसे में, और राम मंदिर एक सिंबॉलिक, उसका एक अलग बाकी जो तीर्थ हैं भारत में उनसे अलग तरह का महत्व उसका हो गया है, क्योंकि उसका राजनीतिक और सामाजिक और धार्मिक प्रभाव इतना ज्यादा रहा पूरे पिछले 50 सालों में। तो इसलिए इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी होना बहुत जरूरी है। और ये मसला, अब मैं आपको बताऊं, इस आंदोलन से जुड़े हुए विनय कटियार 2 दिन जो बड़े अगुआ लोगों में थे, 2 दिन पहले उन्होंने बड़ा जबरदस्त बयान दिया, बड़ा मतलब आरोप लगाया, और ऐसा लगा कि आज मैं एक चैनल पे था, मैं भी जुड़ा हुआ था, तो आज वो इतना मतलब दबे दबे बोल रहे थे, एकदम दाएं बाएं, कुछ सवाल का सीधा जवाब भी नहीं दे रहे थे। पता नहीं क्या उनकी मजबूरी हो गई, क्या उन पर दबाव पड़ गया, क्या हो गया, मुझे नहीं पता, लेकिन वो बोल रहे थे। तो इससे ये सब चीजें जो इस तरह आ रही हैं, तो ये बड़ी चिंताजनक है, और क्या कहते हैं, तमाम सवालों को जन्म दे रही है। मुझे लगता है इसका, ये जब तक सही तरीके से दूध पानी का पानी नहीं होगा, तो पूरे राम मंदिर आंदोलन और राम मंदिर ट्रस्ट और उसके साख का सवाल है एक तरह से। विनोद जी, ये मुहावरा अच्छा है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना। मैं सुबह से इस मसले में संबंध ये मुहावरा सुन रहा हूँ। लेकिन कई बार दूध और पानी
इतना मिल जाता है और उसमें और दूसरी भी चीजें इतनी मिल जाती हैं कि उनको अलग अलग करना संभव नहीं होता। अब तो 20 फ्यूल T20 एथेनॉल का जमाना आ गया है। तो अब आज सोशल मीडिया पे आया कि कोई सज्जन जो है दूध भी लेके आए हैं, 20% मिनरल वाटर और बाकी दूध 80%। तो कहना कि हम सस्ते बेचेंगे। एक और सज्जन है जिनका नाम है श्री चंपत राय। जी वो इस विवाद के बड़े केंद्र में हैं और केंद्र उनके में खिलाफ, मैं तो उनको नहीं जानता, मैं तो केवल तभी उनकी तरफ ध्यान गया जब उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी विष्णु भगवान के अवतार हैं। तब मुझे लगा कि इस नाम के सज्जन कौन है और ये कौन क्या कह रहे हैं। उससे पहले मैं उनकी उपस्थिति से पूरी तरीके से नावाकिफ था। बहरहाल, तो चंपत राय जी ये अशोक सिंघल के साथी थे, उनके सहायक रहे होंगे। अशोक सिंघल जब नहीं रहे तो उनकी जगह राम मंदिर का पूरा काम उनको सौंप दिया गया। वही सारा व्यवस्था कर रहे हैं, वही सारे उसके केंद्र में हैं और ऐसा समझा जाता है कि वो बहुत शक्तिशाली हैं। उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आशीर्वाद भी प्राप्त है, उनको नरेंद्र मोदी की सरकार का आशीर्वाद भी प्राप्त है और मैं ये मोटे तौर पे ऐसा समझता हूं कि शायद उन्हें योगी आदित्यनाथ की सरकार का आशीर्वाद भी प्राप्त है। सब लोग उनके साथ हैं। अच्छा, उनके खिलाफ एक बहुत जबरदस्त आवाज है और वो आवाज अयोध्या के भीतर से, वो आवाज भाजपा के भीतर से, भाजपा से जुड़े हुए लोगों का जो उनका पूरा इकोसिस्टम है उनके बीच में से उठ रही है। ये सारी गड़बड़ी इस आदमी की वजह से हो रही है। फिर भी ऐसा लगता नहीं है कि उनका कोई बाल भी बांका कर पाएगा। जब ऐसा होता है तो ऐसा लगता है कि जो गड़बड़ी हो रही है, यानी देखिए 200 करोड़ रुपए के घोटाले की बात है, हीरों की शिलाएं, चांदी की शिलाएं, सोने की शिलाएं। अजय राय ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें यह आरोप लगाया गया है, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसमें यह आरोप लगाया गया है कि ये सारी शिलाएं कहाँ हैं, इनका कोई हिसाब किताब नहीं है। अच्छा, हिसाब किताब रखे बिना करोड़ों अरबों का चंदा वसूलना और उसको अपने पास रखना और उसको राजनीतिक आंदोलन में लगाना, ये परंपरा श्री अशोक सिंघल की डाली हुई है। आपको ध्यान होगा जबकि राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था तब इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि राम मंदिर कभी बनेगा या नहीं बनेगा। उस वक्त रामशिलाओं के लिए जो ₹1.25 का एक कूपन कटता था उसके ऊपर बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। इनकम टैक्स ने अशोक सिंघल को और विश्व हिंदू परिषद को एक नोटिस दिया था। इस नोटिस के बारे में जो मीडिया में चर्चा हुई तो कहा गया कि 700-800 करोड़ रुपए का घोटाला है। अशोक सिंघल ने उसका खंडन करते हुए कहा था कि घोटाला ये भाई 700-800 करोड़ रुपए का चंदा ही नहीं आया, चंदा तो केवल 7-8 करोड़ रुपए का आया, इतना बड़ा चंदा ही नहीं है, इसलिए ये बात कहना उचित नहीं है। बहरहाल विश्वबंधु गुप्ता जो एक बहुत बड़े इनकम टैक्स ऑफिसर थे, कमिश्नर स्तर के, उन्होंने नोटिस दिया था। हाँ, उन्होंने नोटिस दिया था और उनकी बड़ी चर्चा हुई और उनके बड़े बड़े इंटरव्यू भी बाद में छपे। तो बिना हिसाब उनका तबादला भी हो गया था फिर यहाँ। बिना हिसाब किताब रखे हुए ये सब करना और जो भी हिसाब किताब की मांग करे उसको ठेंगा दिखाना और उसको राम के नाम पर उसका मुंह बंद करना, ये सारी परंपरा यहाँ पे चली जा रही है। अब यहाँ समस्या ये है कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो सब अंदर के ही लोग हैं, बाहर का व्यक्ति तो कोई आरोप लगा नहीं रहा है। और अभी अभी जिस चैनल पे आप थे वहां एक वरिष्ठ पत्रकार और बैठे हुए थे, उत्तर प्रदेश के मामलों के जानकार, उन्होंने ये कहा कि योगी आदित्यनाथ ने तो अपने प्रशासन को आदेश दे दिए थे कि कोई भी इस मसले में हाथ नहीं डालेगा, दूर रहेगा, जब तक कि वो खुद अनुरोध ना करें। हाँ, और जब कहा उन्होंने पत्रकार ने, जी, जब उन्होंने खुद अनुरोध किया तब फिर इस वहां पर एसआईटी बनाई गई। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह की ये बात सही है कि एसआईटी के पास इतना बड़ा रुतबा और इतना बड़ा अधिकार नहीं है कि वो राम मंदिर ट्रस्ट में बैठे हुए जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उनके खिलाफ कोई जांच कर सके। तो कुल मिलाकर उनका कहना है कि ये सब पूरी तरह लीपापोती की कोशिश हो रही है। जब एक सवाल ये उठाया गया कि भाई पूछताछ तो चंपत राय से भी हुई है, तो उसकी व्याख्या इस तरह की गई, पूछताछ नहीं हुई है, बैठ के किया गया होगा कि इस मामले को कैसे निपटाया जाए। अब हो गया तो हो गया। दूसरी और भी बड़ी चिंता की बात यह है कि कल एक खबर आ रही थी जिसको मैंने दर्ज भी किया अपने चैनल के ऊपर कि जो पैसा निकला है दान पात्र से वो बहुत बड़ा पैसा है, बहुत बड़ी रकम है। उस पैसे को धीरे धीरे करके किश्तों में उसमें वापस डाला जा रहा है। अच्छा, हाँ, वापस डाला जा रहा है ताकि जब वास्तव में गिनती हो तो उसमें कुछ निकलाए नहीं उसके अंदर। हाँ, कि भाई जितना आया उतना मिल गया, नहीं, वो गया ही नहीं कुछ, ये तो बेकार की बात थी। आप गिन लीजिए, आप गिनती कर लीजिए। अच्छा,
अच्छा, ये जो सब पूरा चल रहा है मामला, और ये सारी की सारी बात है कि पैसा वापस डाला जा रहा है, ये मैंने भारत टाइम्स और अमर उजाला का जो वेब संस्करण होता है उसकी जो खबर होती है उसके अंदर मैंने ये कहीं बात पढ़ी है कि पैसा दावा किया जा रहा है कि नहीं, पैसा वापस लाया जा रहा है। तो ये तो वैसी बात रही कि किसी ने बलात्कार किया है तो अदालत उसको आदेश दे कि आप जिसके साथ बलात्कार किया उसके साथ शादी कर लीजिए, मतलब उत्पीड़क और उत्पीड़िता की शादी करवा दी जाए। ये तो उस प्रकार की बात हो गई भाई। जब गबन हुआ है, चंदे में से गबन हुआ है, दान पात्र में से, तो उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उनको पकड़ा जाना चाहिए, सजा दी जानी चाहिए, और भविष्य में गबन ना हो पाए इसका हीन बंदोबस्त किया जाना चाहिए। ये कर्तव्य सरकार का और ट्रस्ट का है। ट्रस्ट इतना शक्तिशाली है कि कोई भी सरकार उसके कामकाज में दखल नहीं देना चाहती, उससे बिल्कुल रहना चाहती है, और इसलिए ट्रस्ट एक तरह से अपने आप में एक कानून बन गया है ट्रस्ट। विनोद जी। जी, नहीं आपने बड़ा तफसील से बताया, और वो मैं बताने वाला था जिनका आपने जिक्र किया, पत्रकार थे जो मनोज राजेंद्र त्रिपाठी, जिन्होंने बात कही थी। हाँ, काफी जानकार हैं वो। तो उनसे ही मेरी बात हुई थी बाद में अलग से, तो वो भी बता रहे थे, कहते कि काफी जो प्रतिदिन जो दान का पैसा आता है उसकी बड़ी रकम, काफी बड़ी रकम है उसकी, मतलब उसका तो वो सारा हिसाब किताब मिलाने की कोशिश हो रही है। अच्छा, कुछ कर्मचारियों के कुछ पैसे मिले भी हैं इस मामले में। देखिए, ये आपको मैं बताऊं अभय जी, ये चंपत राय का जो नाम आया, चंपत राय जी जो हैं वो विश्व हिंदू परिषद के बड़े पुराने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, और अशोक सिंघल जी के साथ थे, और इसीलिए अशोक सिंघल जी के बाद चंपत राय को ये जिम्मेदारी दी गई। उनको बड़ा काफी ताकतवर है वो संघ परिवार में उसमें। और जब ये संजय सिंह ने जब ये जमीन घोटाले वाला मामला उठाया था, तो उसमें भी उन्होंने चंपत राय पे सीधा आरोप लगाया था, और अभी संजय सिंह ने फिर एक मामला उठाया है जमीन का ही, खरीद फरोख्त का, पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है फिर उन्होंने उसमें भी चंपत राय को इन पर ही आरोप लगाया है। वो जो संतोष दुबे हैं जिनका मैं जिक्र किया, जो कार सेवक रहे अयोध्या के, वो भी सीधे चंपत राय का ही नाम ले रहे हैं। इस तरह के लोग हैं। अब सवाल ये है कि लगातार विवादों में चंपत राय आ रहे हैं, इसके बावजूद वो जब ट्रस्ट के उसके सबका सदस्यता मुख्य रूप से बने हुए हैं। मुझे एक चीज नहीं समझ में आती है कि मान लीजिए, देखिए, ये तमाम इस तरह के जो धार्मिक स्थल हैं या सार्वजनिक जो इसमें चंदा वंदे को लेके घपले घोटाले कोई नई बात नहीं है। ये तमाम संस्थाओं में इस तरह की शिकायतें आती हैं, लेकिन उसका तरीका ये होता है कि जो शीर्षस्थ लोग होते हैं, जिम्मेदार लोग होते हैं, वो जब देखते हैं कि भाई, तो तुरंत इंटरनली एक जांच करा करके और उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करके और पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, और उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है कि भाई ये आदमी था, इसको निकाल दिया गया और इसके खिलाफ अपनी 420 का मुकदमा दर्ज किया गया गबन का। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यहाँ तो एक एसआईटी आई है, वो पूछताछ कर रही है, बातचीत कर रही है, क्या कर रही है। वरना अगर इसमें क्या दिक्कत है? अब ये भी खबर है सीसीटीवी के फुटेज डिलीट कर दिए गए, तो सीसीटीवी पे लगाया क्यों गया था? अगर फुटेज डिलीट क्यों डिलीट किए गए, किसके कहने में डिलीट किए गए, और किसने डिलीट किए? तो ये सब तो भाई पता करने में कितना लगता है। ईमानदारी से तो यह है कि जो अगर ईमानदारी से पता लगाया जाए तो 1-2 घंटे में सारी जांच हो सकती है, सारी जांच हो सकती है। वही मैं कह रहा हूँ, ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि कोई ईरान और अमेरिका के बीच का मसला हो कि कहां से जो है क्या हुआ। ये तो ऐसी चीज है कि भाई, जिनकी ड्यूटी लगी हुई है दान पेटी में, जो सीसीटीवी जो लोग देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, उन सबको बुला के पूछ करके उस दिन किस कब कब गायब हुआ, हिसाब किताब 2 घंटे 3 घंटे या पूरे दिन में फटाफट सामने आ सकता है, और तुरंत दोषी लोग चिन्हित किए जा सकते हैं, और चिन्हित करने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, कानूनी कार्रवाई भी और विभागीय कार्रवाई भी। बिल्कुल, इसमें कौन, और अगर ऐसा कर दें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन पहले तो देखिए, पहले तो डिनायल के साथ कुछ हो ही नहीं है। पहले तो सीधे सीधे ट्रस्ट की तरफ से, मंदिर की तरफ से, और यही नहीं, पूरे संघ परिवार के इकोसिस्टम की तरफ से कहा गया कुछ नहीं है, और अखिलेश यादव पे तमाम तरह की टीका टिप्पणी की गई। जब मामला गर्म हुआ और अंदर के ही लोगों ने बताया कि भाई ये तो अखिलेश यादव भी जो कह रहे हैं वो तो उसकी पुष्टि तो इनकी रजनीश मिश्र की चिट्ठी से हो रही है, उसकी तो ये जो आपके ऑडिटर है जो उनके बयान से हो रही है, ये सारे अंदर के लोग हैं। और
तो अब उसके बाद चीजें खुलने लगी, अखबारों में रिपोर्ट आने लगी, अखबारों ने, मीडिया ने, वहां जो स्थानीय पत्रकार है उन्होंने, उन अखबारों में रिपोर्ट आई जिनको एक तरह आमतौर पर एक अखबार तो देश का बड़ा अखबार है, जिसको माना जाता है कि वो विश्व हिंदू परिषद और भाजपा का हिंदुत्ववादी लाइन लेता है हमेशा, उसने खूब खबर छापी इसकी, फिर और अखबारों ने भी छापी सारे। तो जब खबरें, तब फिर जब डिनाइल चला गया, तब ये जांच का क्या कहते हैं, ये वो औपचारिकता हो रही है, मतलब जो औपचारिकता ही कहूंगा, वरना तो सीधे सीधे जाके ट्रस्ट के किसी जिम्मेदार पदाधिकारी को जाके, जो थाना है वहां पर, वहां एफआईआर करनी चाहिए थी, और एफआईआर के बाद पुलिस आती, पुलिस सारा रिकॉर्ड देखती, और उसके बाद फिर एसआईटी गठित होती और एसआईटी करती, और या फिर केंद्र सरकार सीधे कह देती भाई सीबीआई इसकी जांच करे, और राज्य सरकार कह देती सीबीआई जांच करे, और सीबीआई जो है आके कर लेती। तो वो तो कुछ हो नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्या मसला है, ये बड़ा एक प्रश्न जो है कि क्यों इसमें इतनी ढीला हवाली ढीला डाली हो रही है, जबकि राम मंदिर जो है संवेदनशील मुद्दा, जो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का ही अपना प्रोजेक्ट था, विश्व हिंदू परिषद का प्रोजेक्ट था, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रोजेक्ट रहा, उसमें इस तरह की गड़बड़ी पाई गई, और संघ परिवार मौन है। आप देखिए, इतने बड़े मुद्दे पर संघ परिवार के किसी बड़े पदाधिकारी का, संघ परिवार से मतलब आरएसएस, आरएसएस चाहे सरसंघ चालक हो, चाहे सरकारी विभाग हो, या क्षेत्रीय जो उनके प्रांत प्रचारक, क्षेत्र प्रचारक, तमाम पदाधिकारी होते हैं, किसी का कोई बयान मैंने नहीं देखा। इसको इसको लेकर के गंभीरता से बयान आया कि भाई इस पे जो है कड़ी जांच होनी चाहिए या होना चाहिए, और कौन इसके पीछे जिम्मेदार है, कुछ नहीं आया, बिल्कुल एकदम मौन है। अब क्यों ऐसा मौन है, जबकि जरा जरा सी बात पे संघ जो है कि लोग तुरंत आ जाते हैं मैदान में, और ये तो हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बनाया गया है ना, और हिंदुत्व की रक्षा करना तो संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना धार्मिक, आध्यात्मिक, सात्विक, नैतिक सब कर्तव्य समझता है। मुझे तो तो इसमें ऐसे में अखिलेश यादव का एक जो वक्तव्य है जी, वो मुझे काफी ईमानी खेज लग रहा है। उन्होंने कहा देखिए डबल इंजन की सरकार है और दोनों इंजनों की बड़ी बड़ी टंकियां हैं, दोनों इंजनों की बड़ी बड़ी टंकियां हैं, इन टंकियों को भी तो भरा जाना है। अब देखिए, ये अखिलेश जी बात कह सकते हैं, ये बात आप और हम नहीं कह सकते। अखिलेश जी राजनीतिक रूप से राजनेता हैं, वो एक आरोप लगा सकते हैं, लेकिन हम आप ये आरोप तभी लगा सकते हैं जब हमारे पास कुछ तथ्य हो। नहीं, हम हमारे तो पास एक सर्कमस्टेंशियल बात तो है। हम देखिए तो खाली हम तो खाली यही सवाल उठा सकते हैं कि आखिर किसको बचाने की कोशिश हो रही है, वही वही बस हम ये सवाल उठा सकते हैं मतलब ये जो ये कि देखिए, अगर अगर वो धन जो निकाला गया गैर कानूनी तरीके से, बेईमानी से, दान पात्र से, अगर उस धन को वापस डालने का उपक्रम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसकी धन रफा दफा करने की बड़ा तैयारी है, हिस्सा जो है, हैं? मतलब रफा दफा करने की बात हो रही है फिर तो दफा दफा मामले में। करने की बात नहीं, धन का बड़ा हिस्सा शक्तिशाली लोगों के की पहुंच में है, जिसको वो चाहें तो कहीं और भेज सकते हैं, चाहें तो वापस दान पात्र में डलवा सकते हैं। हाँ, अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा है तो फिर ये तो सवाल उठेगा ही कि वो कौन लोग हैं जिनकी पहुंच में ये सब चीजें हैं, और उसके बाद वो पहले निकल गया फिर वापस आ गया, तो इसकी आमतौर पे तो क्या होता है, संस्थाओं में कोई व्यक्ति छोटा मोटा गबन कर लेता है तो उसको पकड़ के सजा हाँ दी जाती है और उससे लिखवा के ले लिया जाता है, माफीनामा लिखवा लिया जाता है, और वो पैसा जो गबन का होता है वो कहता है वापस कर दे भाई, तो तुझे छोड़ जी। छाड़ देंगे सर। ये इस तरह होता है, लेकिन यहाँ तो मामला 200 करोड़ का आया, और 200 करोड़ का गबन एक दिन में तो होता नहीं है, वो तो धीरे धीरे करके हुआ होगा। अब 200 करोड़ की फिगर सोशल मीडिया पे आई, अभी कोई बहुत ऐसा मतलब उस पे नहीं है, 7 करोड़ से बात शुरू हुई थी लेकिन है करोड़ों में, ये कह हाँ, सकते करोड़ों में है, तो वो तो धीरे धीरे करके हुआ होगा, कोई एक एक क्षण में तो नहीं हुआ होगा वो पूरा हैं। का हाँ, पूरा। तो जिस तरीके से सरकार इसको निपटा रही है इस मामले को, उससे परिस्थिति और भी ज्यादा संगीन हो जाती है और शक के बादल और गहरा जाते हैं। नहीं, बार बार यही सवाल उठता है कि भाई एफआईआर अभी तक क्यों नहीं हुई, और एफआईआर अगर नहीं हुई तो किसके दबाव या प्रभाव में नहीं हुई, और आखिर किसको बचाने की कोशिश की जा रही है, कौन इसके पीछे है, जिन सज्जन पे आरोप लग रहा है या जिन जो विवाद के केंद्र में है, कुछ समय के लिए वो अपने को ट्रस्ट से अलग क्यों नहीं कर लेते। बेहतर तो यही होता है भाई, बड़ी नैतिकता की, शुद्धता की, शुचिता की बात करते हैं संघ परिवार के सारे लोग। तो मान लीजिए किसी एक व्यक्ति पर अगर आरोप लग रहा है या उसके नाम पर तम अंदर के ही लोग सवाल उठा रहे हैं, तो वो व्यक्ति खुद ही कह दे कि भाई मैं फिलहाल जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती और मैं पाक साफ होकर नहीं आता तब तक मैं अपने को इससे अलग कर रहा हूँ। और
वो तो इसमें क्या दिक्कत है, वो अलग हो जाए। और उसको ये तो होता ही है ना, कभी किसी अधिकारी के खिलाफ भी जांच होती है तो उस अधिकारी को वहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है। अदालत में कोई जज अगर है और कोई अभियुक्त ये कर दे कि साहब हमें इन पे भरोसा नहीं है, तो वो अपने को अलग कर लेते हैं। तो ये तो सामान्य सी बात है। तो अगर मान लीजिए चंपत राय पर सबसे ज्यादा आरोप लग रहे हैं या उन पर विवाद है, तो चंपत राय जी को, वो तो स्वयं सेवक हैं और उनका तो जैसा कहा जाता है कि वो खाली उबली हुई खिचड़ी और थोड़ा सा बहुत सामान्य सा खाना खाते हैं और बड़े त्यागी, उनका जीवन बड़ा वैरागी और त्यागी किस्म का है, जो बताते हैं संघ के लोग, सब लोग, कि तो बहुत ही निस्वार्थ किस्म के हैं। तो उसमें उनको अपने को विड्रॉ करने में क्या दिक्कत है, कोई कर ले विड्रॉ। इस और मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छा है, वो बिल्कुल पाक साफ होंगे, बहुत उनके ऊपर लगे हुए आरोप झूठे साबित हो। लेकिन जब सीता माता आगे परीक्षा दे सकती हैं, तो चंपत राय क्यों तो नहीं दे सकते? चंपत राय जी क्यों नहीं दे सकते, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक बात। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। हम लोगों ने अभी तक जितने तथ्य हैं उनके आधार पे हमने इस विषय पे चर्चा की और मेरे ख्याल से अब मामला बिल्कुल सार्वजनिक जीवन में आ गया है, पब्लिक डोमेन में आ गया है, चीजें छिप नहीं सकती। अगर लीपापोती हो रही है तो वो साबित हो जाएगा कि लीपापोती हो रही है, क्योंकि सारे पत्रकार लोग उसको देख रहे हैं, सबकी निगाहें वहीं टिकी हुई हैं। अब विनय कटियार बयान कितना भी बदल लें, वो जो अपराधी हैं उनको वो बचा नहीं पाएंगे, उनका किसी न किसी रूप में तो नाम सामने आएगा ही, क्योंकि जो घोटाला है वो निश्चित रूप से शॉकिंग है, मतलब सब लोगों क्योंकि को मामला मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मस्थल का है, जन्मस्थल का है और उस जन्मस्थल की वजह से इन लोगों की सरकार बनी, सरकार बनी, पहले भी बनी और बाद में भी बनी सरकार। जी देखिए अब क्या बिल्कुल। होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।